आइए देखते हैं आज 15 मई 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से किसानों व प्रवासियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3.16 लाख करोड़ रुपए की कुल 9 योजनाओं का ऐलान किया। 3 करोड़ किसानों को 3 महीने का लोन मोरेटोरियम दिया जाएगा। एक देश एक राशन कार्ड का नियम लागू। मुद्रा योजना के तहत बड़े ऐलान किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार संगम ऑनलाइन मेले का शुभारंभ किया तथा 57,000 उद्यमियों को दिया 2,000 करोड़ रुपए लोन। रेल यात्रा करने वालों को बताना होगा कि कहां ठहरेंगे, नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा। बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा व टैक्सियों से उत्तर प्रदेश रवाना होने लगे महाराष्ट्र प्रवासी मजदूर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से सभी रिश्ते खत्म करने की धमकी दी। राष्ट्रपति भवन के खर्चों में 20% की कटौती होगी। 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा विजय माल्या। 1993 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाना शुरू किया गया था। हरियाणा सरकार ने कहा कि आवश्यक काम करने वालों को सीमा पर नहीं रोका जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को अभ्यास की अनुमति देना चाहता है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी पसंदीदा कप्तान है। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत की फिल्म गुलाबो सिताबो 12 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। प्रवासी मजदूरों के आंसू पोंछने में तैयार केंद्र सरकार। 2.5 करोड़ छोटे किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की दयनीय दशा पर सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि आर्थिक पैकेज ईमानदारी से लागू हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोई भी भूखा ना रहे, हर परिवार को मिले खाना। अभी आप देख रहे थे आज की खास खबरें। आइए अब देखते हैं हमारे संवाददाता फैज अहमद की एक रिपोर्ट लखनऊ से। वक्त दिन के 3 बजे थे और लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी था। और जब समाज सेवी यानी खाना खिलाने वाले जो समाज सेवी संगठन थे, जब उन्होंने फ्रूटी और खाने पीने का सामान उन मजदूरों को दिया तो उनको देखकर ये लगा कि ये कई दिनों से भूखे थे। सवाल गंभीर था, इसलिए हमारे संवाददाता फैज अहमद ने कुछ ऐसे मजदूरों से बातचीत की। आइए देखते हैं। ये भाई कहाँ से हैं आप लोग? बम्बे से। बम्बे से रहे हैं। कितना पैसा पड़ा है? 700 देना पड़ा है? ऐसे आ रहे पूरा बम्बे चले आ रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गोरखपुर जाना है। आप दिन हो गया। एक महिला बैठी हुई आपके सामने। गोरखपुर जा रहा है। क्या कहेंगे? हालात क्या है भाई? हालात क्या है? कुछ ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा कुछ जो था गया था उसके लिए कुछ नहीं, फार्म हम लोग भरा था। 2-3 दिन 4 दिन पुलिस चौकी में गया और पुलिस को बोल रहा है लोग कि आ जाएगा, तुम्हारा नंबर तो को बताएंगे। हम लोग मैसेज द्वारा फोन करके इंतजार करे हम लोग। पैसा भी खत्म होने के आ गया तो सोचा कि अब गाँव भागेगा तो सही है, लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। क्या करें? आज आप देख सकते हैं लोगों की तादाद। आप देखिए यहाँ पर कितने लगातार सोशल वर्कर भी, अगर कहा जाए तो सोशल वर्कर लोग भी मदद कर रहे हैं लोगों की खाने खिलाने से है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी चूक कहा जाएगा, क्योंकि ये रूट जो जाता है ये गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर और होते हुए बिहार की तरफ ये रास्ता जाता है। तो देख सकते हैं लगातार प्रवासी मजदूरों का लगातार यहाँ से निकलना जारी है। हालांकि सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेन भी चला है, लेकिन जमीनी हकीकत आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर आइए। ये देखिए, एक गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग क्या है। तो बात सरकार कहती है कि लोग अगर बड़े घर के बच्चों को अगर बुलाना हो तो सरकार उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और एसी बसों का इंतजाम करता है। कहीं ना कहीं मजदूर देश की नींव होते हैं और आप देख सकते हैं ऐसे मजदूर के हालात आप देख सकते हैं किस तरह लोग एक के एक पर चढ़ के बैठने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक बड़ी चूक है और सरकार साथ ये जाहिर होता है कि मजदूरों के साथ उनका किस तरह का व्यवहार। अगर बड़े नेताओं के बच्चे हों, अगर बाहर वो पढ़े हुए स्टूडेंट की बात हो तो उनको लाया जा सकता है, एसी बस का इंतजाम किया जा सकता है। और क्या ये मजदूर हमारे देश की नींव है? आप देखिए इनके हालात किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग लगातार आप लोग प्रवासी मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए गिट्टी मॉर्निंग जिसको जैसा सहूलत हो रहा है उस सहूलत के हिसाब से निकलने की कोशिश कर रहा है।
और ये हालांकि कुछ लोग भी मदद भी कर रहे हैं। आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हो तो फिलहाल अभी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है। आप देखिए कोई डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं रह गया। जिसको जैसी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी है और इस तरह की भी गाड़ियां हो रही निकल रही है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ समाजसेवी भी वहाँ मौजूद थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। और अभी थोड़ी देर बाद शराब संघर्ष समिति की तरफ से भी एक खाना बांटा जाएगा और यहाँ पे भी उनकी भी टीम आ रही है, क्योंकि कहा जाए कि लोग जलंधर और कई मुंबई महाराष्ट्र तमाम ऐसे बिहार के रहने वाले ज्यादातर मजदूर कैटेगरी जो है वो अपने घर के लिए जाने के लिए है, तो ऐसे में उनको खाने पीने पैदल चलने के लिए मजबूर है। वीडियो जर्नलिस्ट की प्रजा के साथ मैं फायज अहमद, टाइम्स समय न्यूज, लखनऊ। अभी आप देख रहे थे हमारे संवाददाता फैज अहमद की एक रिपोर्ट लखनऊ से। आइए अब देखते हैं हमारे सहयोगी SK प्रसाद की एक खास रिपोर्ट, मजबूर मजदूर। एक ही दिन में दो बड़ी खबरें। पहली खबर, भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत करीब 1,93,000 नागरिकों की घर वापसी होगी। इस मिशन के तहत 64 उड़ानों और नौसेना के जंगी जहाज़ों से भारतीय अपने घर लौटेंगे। खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस से भी भारतीयों को लाया जाएगा। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश लौटने के लिए निकले 16 मजदूरों की औरंगाबाद के पास मालगाड़ी से कटकर मौत। 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद थक कर पटरी पर सो गए थे। ये दोनों खबर पढ़ने के बाद एकाएक चार्ल्स डार्विन का सर्वाइव फॉर फिटेस्ट सिद्धांत जेहन में घूम गया, जिसे सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जीवित सिर्फ शक्तिशाली रहेगा। ये कुदरत का एक कड़वा सच है, और इसी कुदरत का एक सच ये भी है कि हमारे समाज के गिनती के सामर्थ्यवान लोगों को बड़ी आसानी से गिना जा सकता है, लेकिन अनगिनत कमजोर लोगों की गिनती नहीं की जा सकती। देश में लॉकडाउन के 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं और देश वापस पटरी पर लौट रहा है, मगर लाखों लोग अब भी पटरी पर ही हैं। वो ट्रेन पर चढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, ट्रेन उन पर जरूर चढ़ गई है। बहरहाल, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 39 करोड़ मजदूर हैं और इनमें से बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन में सड़कों पर हैं या पटरियों पर। इन 39 करोड़ लोगों की मुसीबतों की नींव 30 जनवरी को WHO के इस चेतावनी के साथ पड़ गई थी, जिसमें WHO ने दुनिया के तमाम देशों को कोरोना वायरस नामक बीमारी से आगाह करवाया था और सबको ये भी कहा था कि आप लोग इस बीमारी से बचने के उपाय पर ध्यान देना शुरू कीजिए। किसी समस्या को हम अपनी समस्या तब तक नहीं मानते जब तक वो हमारी खुद की समस्या न बन जाए, और जब तक लोगों को ये अपनी समस्या लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 30 जनवरी के बाद न तो अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं रद्द की गई, न राजनीतिक यात्राएं और न ही भव्य राजनीतिक समारोह। नतीजा 20 फरवरी आते आते तक पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या लाखों में दिखने लगी। उसके बाद जिस देश को जैसे समझ में आया वैसे उसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। साथ ही साथ इसी महामारी की आड़ में सभी देशों ने अपने राजनीतिक एजेंडे को भी अपने देश में लागू करना शुरू कर दिया, पूरी शक्ति के साथ, जिसे दैनिक अखबार में छपा हुआ ये आर्टिकल साबित कर रहा है। अमीरों से शुरू हुई कोरोना अब गरीबों की दर्दनाक कहानी बन गई। कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति के तहत केंद्र सरकार ने पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू और उसके बाद 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया। जो जहां है वो वहीं रहे की नीति के तहत कुछ व्यवस्थाएं की गई, लेकिन इन सब के बीच हमारे सरकार का ध्यान हमारे 39 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर शायद नहीं गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मजदूर अपने भविष्य को लेकर भयभीत हो गए। इसके लिए बाद में केंद्र सरकार ने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन क्या माफी से मौतों को माफ किया जा सकता है? हमारे देश की सूचना तंत्र ने कोरोना को जरूरत से ज्यादा बहुत बड़ी विपत्ति के रूप में प्रेजेंट कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लॉकडाउन की अनिश्चितता के दौर में 39 करोड़ मजदूर लोग, जिनकी जिंदगी पेट से शुरू होकर पेट पर ही खत्म हो जाती है, वे लोग इतना डर गए कि वे लोग अपने घर, अपनी जमीन पर अपनों के बीच मरना ज्यादा उचित समझा। ट्रेन, बसें सब बंद थी। ऐसे में कुछ तो अपने बच्चों को कंधे पर बैठाकर पैदल ही निकल पड़े, कुछ साइकिल पर। उन्हें जो फासला तय करना था वो कोई 20-25 किलोमीटर नहीं, बल्कि 100, 200 और 3000 किलोमीटर लंबा था। वो दिन भर 50-60 किलोमीटर पैदल चलते, फुटपाथ पर 3-4 घंटे सोते, गर्म पानी पीते, फिर चलते। चलते चलते पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पैर दर्द करता है, पर ये हिम्मत नहीं हारे हैं। इन्हें बस अपने घर जाना है।
लेकिन मजदूर जिंदा या मुर्दा अगर अपने घर पहुंच भी जाएंगे तो कई बड़ी समस्याएं इनका इंतजार कर रही हैं, जो पहले इन लोगों को नुकसान करेगी, उसके बाद समाज के सभी 90 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। हम भी अछूते नहीं रहेंगे, लेकिन ये सब कैसे होगा, आइए जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें। एक दिन के लॉकडाउन के दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अब जितने दिन से यह लॉकडाउन चल रहा है, उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था को कितने करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा और आने वाले समय में और कितना होगा। अब सोचिए, अर्थव्यवस्था के इस नुकसान को सरकार कैसे पूरा करेगी, जिससे वेतन कटौती, नौकरी में छंटनी और बेरोजगारी जैसी चीजें होंगी, जो सीधा हम 90 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी। दूसरा, कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण की नींव होते हैं मजदूर। पिछले 45 दिनों से यह मजदूर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। कितनी विपरीत परिस्थितियों में लौट रहे हैं, ये हम और आप बहुत कम देख भी रहे हैं और बहुत कम सुन भी रहे हैं। क्या यह मजदूर इतनी आसानी से वापस शहरों में काम के लिए आएंगे, वह भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सख्त माहौल में? यानी इन मजदूरों के पलायन का सीधा असर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पड़ने वाला है, जो हमारे देश को कितना पीछे ले जाएगा, ये आने वाला समय तय करेगा। आने वाले समय में समाज में आपराधिक मामले एकाएक बहुत ज्यादा देखने मिल सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होगी पेट की भूख। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 39 करोड़ मजदूरों के सामने आने वाले दिनों में रोजी रोटी का संकट पैदा होगा। जब ये बेरोजगार भूखमरी के कगार पर पहुंचेंगे तो अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मजबूर लोगों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों की नजर रहती है। ये उन्हें कुछ पैसे देकर उनके बच्चों को शहर में लाकर बंधुआ बनाकर जबरिया मजदूरी कराते हैं। ऐसे में बच्चे स्कूल छोड़कर काम पर लग जाएंगे, जहां उनका हर तरह का शोषण भी होगा। जो अप्रवासी मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव पहुंच चुके हैं, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं होगा। वे जीवन जीने के लिए स्थानीय कारोबारियों और साहूकारियों की मनमानी से भारी ब्याज पर कर्ज लेने के लिए मजबूर होंगे, और एक बार वो कर्ज के चक्रव्यूह में फंस गए तो उससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कर्ज ना चुकता करने पर ये मजदूर और इनके बच्चे बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। अब बात समाधान की। सबसे पहले तो इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमें कोरोना के साथ ही जीना है, क्योंकि एक सच ये भी है कि अभी तक इस बीमारी को लेकर कोई स्पष्ट और मजबूत धारणा नहीं बन पाई है। जहां विश्व के कई देश कोरोना को वैश्विक महामारी बता रहे हैं, वहीं अमेरिका इसे जैविक हमला कह रहा है। कोरोना के लक्षण को लेकर भी कई धारणाएं हमारे आसपास। विपक्ष को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आज मजदूरों की दुर्दशा पर सवाल उठा रहे हैं, अगर यही सारे सवाल 26 मार्च को उठाया गया होता तो उस परिस्थिति में सरकार को भी उसी समय कोई ठोस एक्शन लेना पड़ता। जो आज मजदूरों की दुर्दशा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सरकार या विपक्ष? हमें कोरोना संकट को किसी पार्टी, जाति, धर्म या वर्ग के चश्मे से नहीं देखना होगा, क्योंकि जब सब लोग साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। कोशिश कीजिए कि समाज में किसी तरह की विसंगति ना हो या वैचारिक मतभेद से हम बचें, और सरकार को युद्ध स्तर पर इस बीमारी का हल ढूंढने की कोशिश को तेज करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके कोरोना नाम के दहशत को उन्हें खत्म करना ही होगा। नहीं तो कोरोना संकट के कोलेट्रल डैमेज के रूप में औरंगाबाद एक्सीडेंट और विशाखापट्टनम गैस लीकेज जैसे हादसे और हो सकते हैं, और तब जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी। देश के सारे श्रमिक संगठनों को बहुत तेजी से सक्रिय होना पड़ेगा। उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। उन्हें इस बात की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि वे स्वयं अपनी तरफ से मजदूरों के हित के लिए क्या कर सकते हैं और सरकार से क्या मांग कर सकते हैं। मजदूर हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, और अगर ये मुश्किल में है तो समझिए कि राष्ट्र मुश्किल में है, हम मुश्किल में हैं। इसलिए इन मजदूरों के लिए आप यथासंभव जो कर सकते हैं करिए, और ये सोचकर करिए कि ये आप उनके लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।